हेलो हेलो एवरीवन, आई एम मोनिका सिंह एंड वेलकम बैक टू टारगेट फॉर IQ। चलिए आज हम फिर से अपना स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें मैं आपको करा रही हूँ लीगल करंट अफेयर विद द रिसेंट केस लॉ ऑफ 2024, यानी 2024 के में मोस्ट इंपॉर्टेंट केस के साथ में मेन प्रोविज़न क्या आया मैं उसको आपको डिस्कस करती हूँ, ठीक है। और मेन प्रोविजंस भी पढ़ाती हूँ और उसके बाद जो अभी आपके नए एक्ट आए हैं उसमें उसको कहाँ पर रिलेवेंट बनाया है विद द रिसेंट केस लॉ हम उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। आप बहुत अच्छे से इसको कर रहे हैं, प्लीज़ ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। एंड जो भी आपका रेस्पॉन्स हो अच्छा, या आपका एक तरीके से कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी प्रोविज़न हो, आप मतलब कोई भी बात हो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कोई इशू, कोई क्वेरी या कोई भी पॉइंट आप बताएंगे। और आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को हम स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे पढ़ेंगे। मेन पॉइंट है आपका आज का 498A को लेकर के, ठीक है। 498A को लेकर के हमारा यहाँ पर मेन प्रोविज़न दिया गया है, जिसके बारे में हम बात करेंगे लीगल करंट अफेयर की, ठीक है। लीगल करंट अफेयर में हमारा मेन टॉपिक है आपका 498A को लेकर के, जिसमें बात की गई है क्रुएल्टी को, ठीक है। अंडर सेक्शन 498A ऑफ IPC यानी कि क्रुएल्टी के बारे में बात की गई है। अभी इससे रिलेटेड कौन सा केस आया उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये केस है आपका बॉम्बे हाई कोर्ट का है, ठीक है। कहाँ का है? बॉम्बे हाई कोर्ट का है, जिसमें आपका केस का नाम संदेश मधुकर सोलंकी वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अनदर्स, ठीक है। कहाँ का है आपका ये महाराष्ट्र का केस है और संदेश मधुकर का केस है सोलंकी का। इसमें क्या बात की गई थी उसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिएगा बात क्या कही गई थी कि इन्होंने हेल्ड किया कि कमेंटिंग इन वाइफ्स कुकिंग स्किल, कमेंट किया जा रहा है वाइफ की कुकिंग स्किल पर, ठीक है। तो स्किल इज नॉट क्रुएल्टी विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 498A। अगर कोई व्यक्ति अपनी वाइफ की कुकिंग स्किल पर कोई कमेंट कर देता है, एक तरीके से निगेटिव सेंस में ही होगा, तो क्या सिर्फ कमेंट करना उसकी कुकिंग स्किल पर क्या वो क्रुएल्टी की कैटेगरी में आएगा? तो अभी फिलहाल रिसेंट ये केस लो डिस्कस हुआ है 498A पर, आपका किसका? सोलंकी का, जिसमें बोला गया कि नहीं, बोला गया था कि नहीं, वाइफ कुकिंग स्किल पर अगर कोई कमेंट करेगा तो वो आपका क्रुएल्टी की डेफिनेशन में नहीं आएगा, 498A में नहीं आएगा, ठीक है। तो बातें क्लियर हुई आपका। आगे देखेंगे इसमें कौन सा प्रोविजन डिस्कस कर रहे हैं हम, तो 498A कर रहे हैं। 498A के बारे में बात करते हैं। 498A के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो क्या है आपका, ये इंट्रोड्यूस कब हुआ था? तो ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1983 में। कब हुआ था? 1983 में हुआ था। किस चीज़ के लिए? टू प्रोटेक्ट मैरिड वुमेन, प्रोटेक्ट करने के लिए मैरिड वुमेन को। कहा किस चीज़ से प्रोटेक्शन देने के लिए? तो ये था आपका प्रोटेक्शन क्रुएल्टी से देने के लिए, जो क्रुएल्टी की जाती है उससे प्रोटेक्शन देने के लिए। क्रुएल्टी कौन कर रहा है? किससे प्रोटेक्शन है? क्रुएल्टी से। क्रुएल्टी कर कौन रहा है यहाँ पर? हस्बैंड या हस्बैंड के कोई रिलेटिव्स, हस्बैंड या नियर रिलेटिव्स जो भी रहेंगे उनसे प्रोटेक्शन के लिए ये नया प्रोविजन 1983 में आपका 498A के उसमें आया था। बातें क्लियर? देखिएगा अभी ये सेम प्रोविजन हमारे नए अभी एक्ट जो बने हैं BNS, यानी कि 2023 का जो BNS है, जो आपका IPC की जगह रिप्लेस किया गया है भारतीय न्याय संहिता, इसका सेम प्रोविजन कौन सा बात करता है? 84 बात करता है, ठीक है। 84 में ये प्रोविजन दिया गया है क्या, कि अगर कोई हस्बैंड, ठीक है, या उसके रिलेटिव्स जो हैं हस्बैंड्स के, कोई किसी भी तरीके की उस वुमेन को क्या करते हैं? क्रुएल्टी करते हैं, ठीक है। तो वो पनिश होंगे कितनी पनिशमेंट से? जो एक्सटेंड हो सकती है 3 साल और प्लस आपका फाइन। तो पनिशमेंट कितनी दे रखी है यहाँ पर रिसेंट अभी उसमें जो नया एक्ट बना है ये 2023 का BNS, तो 3 इयर्स प्लस फाइन आपका यहाँ पर दिया गया है। अगर कोई हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव्स किसी महिला के साथ में, मतलब अपनी वाइफ के साथ में, या क्या किया जाता है वहाँ पर क्रुएल्टी की जाती है, तो वहाँ पर ये 498A के अकॉर्डिंग तो IPC में होगा। लेकिन अभी रिसेंट केस में, रिसेंट जो एक्ट आया है उनमें 84 सेक्शन में आपका गवर्न किया जाएगा, ठीक है। और ये ऑफेंस जो है, क्या ये कॉग्निजेबल है, क्या ये बेलेबल है, क्या ये नॉन बेलेबल है, इस वक्त में अभी हम देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे आपका यहाँ पर जो ऑफेंस दिए गए हैं वो क्या है आपका, कि द ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन इज कॉग्निजेबल। कैसे है? संज्ञेय है, ठीक है, कॉग्निजेबल है एंड नॉन अवेलेबल,
ठीक है, कैसा बना दिया गया है आपका, कोग्निजेबल एंड नॉन वेलेबल ऑफेंस, ठीक है, संज्ञेय लिया जाएगा और उस पर बेल आपको एज अ राइट नहीं मिलेगी, ठीक है, एज अ राइट नहीं मिलेगी, क्योंकि वेलेबल में, नॉन वेलेबल में भी वो मिलती है। हम 436 437 ये सब CRPC के सेक्शन पढ़ते हैं कि वेलेबल में तो बेल एज अ राइट मिलती है, लेकिन क्या नॉन वेलेबल में राइट बेल नहीं मिलती? यस मिलती है, बट वो डिस्क्रिशन होती है कोर्ट की, और वो कुछ कंडीशंस जो मेंशन है 437 में CRPC के, उसके अकॉर्डिंग मिलती है, एज अ राइट नहीं मिलती है। तो इसलिए यहाँ पर कैसा बना दिया गया, नॉन वेलेबल बना लिया और कोग्निजेबल, ठीक है। अब बात करेंगे कंप्लेंट हमारा 498A के अकॉर्डिंग बात करते हैं, कौन देता है? देखिएगा, जो पीड़ित है, 498 की कंप्लेंट जो दी जाती है वो किसके द्वारा दी जाती है? तो जो आपका पीड़ित है, ठीक है, यानी कि बाय द वुमेन एग्रीड बाय द ऑफेंस, ठीक है, जो पर्सन जिस महिला के साथ में वो क्रुएल्टी की जा रही है। फर्स्ट पॉइंट तो हो गया, कौन कर रहा है, मतलब एक तरीके से जिसके साथ वो ऑफेंस किया जा रहा है वो कर रहा है। बस क्या सिर्फ वही कर सकता है या कोई और भी व्यक्ति कर सकता है? सपोज करो उसके साथ क्रुएल्टी हो रही है लेकिन वो कर नहीं पा रही है, शिकायत उस चीज़ की कंप्लेंट कर नहीं सकती है, तो क्या कोई और नहीं करेगा उसके बिहाफ पर, या सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग अगर वो देगी तभी माना जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, वहाँ पर और भी कर सकते हैं बाई एनी पर्सन है, कोई भी पर्सन दे सकता है जो उससे रिलेट करता होगा। किस तरीके से? या तो रिलेट कर रहा होगा बाय ब्लड से, मैरिज से, या फिर अडॉप्शन से, इसमें से उसका कोई सा भी रिश्ता उससे हो सकता है। इन तीनों से अगर वो रिलेट कर रहा है तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, वो यहाँ पर महिला के बिहाफ पर शिकायत कर सकता है, ठीक है, कंप्लेंट कर सकता है 498 में। बात करेंगे आपका कि जब शिकायत करने की बात आती है तो क्या इस शिकायत का कोई टाइम लिमिट नहीं है कि आज की अब से पता नहीं कितने साल बाद आप लेके आ रहे हो? क्या ला सकते हो या नहीं ला सकते हो, या लाएंगे तो कितने समय के अंदर लाएंगे? इस पॉइंट को मैं डिस्कस करती हूँ। अ कंप्लेंट जो अलीज की जा रही है ऑफेंस को लेकर के 498A में, वो फाइल्ड होगी 3 साल के अंदर। कब? विदिन 3 ईयर्स, ठीक है, विदिन 3 ईयर्स। लेकिन कब से माने जाएंगे विदिन 3 ईयर्स? जब से वो इंसिडेंट अलीज हुआ है, जब से वो घटना घटी है, उस घटना के घटने से 3 साल तक वो आप क्या कर सकते हैं, कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। कौन कर सकता है? एग्रीड पर्सन भी कर सकता है, और जो एक तरीके से मैंने 3 तरीके से बताया, वो चाहे ब्लड से हो, चाहे मैरिज से हो, चाहे एडॉप्शन से, वो उस महिला से रिलेटेड कोई भी पर्सन वहाँ पर कर सकता है, ठीक है। 498 तक हमारी मेन, हमने केस लॉ भी डिस्कस कर लिया, रिसेंट प्रोविजन भी कर लिए, ठीक है, जो अभी नए एक्ट में आए हैं, और अपने IPC का भी देख लिया है, ठीक है, और किस प्रकार से एप्लीकेशन फाइल, वो कंप्लेंट फाइल होगी वो भी देख लिया है, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट को लेकर के। नेक्स्ट पॉइंट किस बारे में बात करता है? 304A, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, IPC का है आपका 304A, ठीक है। 304A किसका है यहाँ पर? IPC का। कि यहाँ पर अभी केरला हाईकोर्ट का ये मैटर है। इस केरला हाईकोर्ट के मैटर में क्या बात की गई है, आप इनको ना एक जैसे जैसे मैं बनाती जाऊँ, पढ़ाती जाऊँ आपको ये वीडियो एक तरीके से, तो क्या करना है आपको, अपना बेरेक्ट निकालना है और साथ के साथ उस बेरेक्ट पे केस का नाम लिख देना है, ठीक है। शॉर्ट नोट आप तैयार करें या ना करें, लेकिन एक छोटा सा काम जरूर करेंगे, क्योंकि ये रिसेंट केस लॉज हैं, पूरे साल आपके काम आने वाले हैं, और एक तरीके से इनमें ऐसी रूलिंग आई है कि पूरे साल तो साल ये आगे भी आपके काम आएंगे। तो ये PT के लिए इंपॉर्टेंट, और मेन्स में भी आप इसको मेंशन जरूर करेंगे, इससे आपका आंसर की क्वालिटी और अच्छी हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से छोटा सा काम साथ के साथ आपको करते रहना है, डायरेक्ट पर सेक्शंस के साथ में शॉर्ट नोट बना के वहीं के वहीं लिख देना है, जिससे कि जब भी आप रिवाइज करेंगे तो आप उसको आराम से वहाँ पे पढ़ लेंगे, बार बार ढूंढने में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। चलिएगा डिस्कस करेंगे आगे केरला हाईकोर्ट के बारे में। किसका केस है ये? रंजीत का केस है, स्टेट रंजीत रे का केस है ये, सब 2024 के ही केस है, ध्यान रखना, ठीक है। रंजीत रे का केस है यहाँ पर। इसमें क्या हेल्ड हुआ था कि इन द केस ऑफ डेथ, कोई केस मतलब डेथ का केस है इन्वॉल्विंग यूज ऑफ मोटर व्हीकल्स, मोटर व्हीकल से हुआ है, द कोर्ट शुड डिसाइड, कोर्ट डिसाइड कर मतलब कोर्ट को डिसाइड करना चाहिए वेदर एन अल्टरनेटिव चार्ज, ठीक है, अल्टरनेटिव चार्ज फॉर एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 304A ऑफ IPC इज ऑल्सो टू बी एडेड इन एडिशन टू दी चार्ज 304A। यहाँ पर ये बात की गई 304, ठीक है, ये बात ये की गई है कि अगर किसी की डेथ होती है तो क्या वहाँ पर आपका यूज़ किया गया था मोटर व्हीकल्स, तो क्या कोर्ट डिसाइड कर सकती है कि चार्ज को अल्टर करना चाहिए, कि जो फॉरेन ऑफेंस जो आपका 304A में है कि वो ऑल्सो टू बी एडिड, उसमें ऐड होना चाहिए। कौन सा वाला प्रोविजन आपका? तो 304 के सेक्शन में, ठीक है, अंडर सेक्शन 304 ऑफ IPC। तो यहाँ पर इसी बारे में बात की गई थी कि अगर मोटर व्हीकल वहाँ पर यूज़ किया जा रहा है तो वो क्या हो सकता है, 304A के साथ में वहाँ पर ऐड किया जाएगा, ऑल्सो टू बी एडेड इन एडिशन टू
चार्ज अंडर 304 ऑफ आईपीसी। अब आपको मैंने बता तो दिया कि हाँ ये इसमें मतलब ऐड हो सकता है, 304A का प्रोविज़न आपका अल्टर करके चार्ज 304 में भी आ सकता है। बट अब आपको ये प्रोविज़न जरूर पता होना चाहिए कि 304A क्या कहता है, 304 क्या कहता है, तभी तो आपको कंसेप्ट समझ में आएगा ना। सिर्फ कहते हैं ना, सबसे ज़्यादा एक बात आती है बच्चे कि केस का नाम याद नहीं होता है। तो देखिएगा, केस का नाम ऐसे आसानी से याद नहीं होता, क्योंकि इतनी रूलिंग्स आती हैं, कोई लीडिंग है, कोई लेटेस्ट है, आप हर जगह केस के नाम याद नहीं कर सकते। और केस का नाम भी याद हो जाए तो आप उसके प्रोविजंस को भूल जाते हैं। तो आप ऐसे किया करें कि जब भी आप कोई केस पढ़ें, आप उस केस के साथ में उसका लीगल प्रोविज़न जरूर पढ़ें और उसको सोचें कि इसमें लीगल प्रोविज़न में से किस पॉइंट को लेकर के इसमें डिसाइड किया गया है। देन आप उसको बिल्कुल भी नहीं भूलोगे, और एक दो बार रिवाइज कर लेंगे तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो आपको आपने ये बात पढ़ ली है 304 से लेकर के 304A का, तो अब आपको दोनों प्रोविज़न पता होने चाहिए। जब पता होंगे तो शायद आपको और अच्छे से क्लियरिटी होगी प्रोविज़न को लेकर के। देखेंगे यहाँ पर 304 के बारे में क्या कहता है। 304 इस तरीके से आपका क्या होगा, कंसेप्ट में बहुत अच्छे से प्रोविज़न हमेशा याद भी रहेंगे और क्लियर भी होगा वो, कि 304 ऑफ आईपीसी डील विद द पनिशमेंट। किससे डील करता है 304? पनिशमेंट से। किस चीज़ के लिए पनिशमेंट? कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, यानी कि जो हमारा सेक्शन 299 बात करता है कल्पेबल होमिसाइड की, और मर्डर हमारा कहाँ पर दे रखा है 300 में। ठीक है, तो यानी कि वो कल्पेबल होमिसाइड जो मर्डर में नहीं आता है, यानी कि कल्पेबल होमिसाइड अगर वो मर्डर में नहीं आ रहा है, वेयर इज द सेम प्रोविजन कहाँ पर है हमारा, ये अब हमारा नई जो BNS बनी है भारतीय न्याय संहिता, उसके किस प्रोविजन में है, तो ये आपका 103 में है, 103 में आता है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर पनिशमेंट दी गई है कल्पेबल होमिसाइड्स नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर को लेकर के। और 304A के बारे में बात करेंगे, क्योंकि उसके साथ में बोला गया था कि इसके साथ में 304 के साथ साथ में क्या किया जाएगा, एक आपका 304 का A का भी चार्ज वहाँ पर ऐड किया जाएगा, ये बात बोली गई थी। तो 304A IPC के बारे में बात करेंगे कि यहाँ पर क्या क्या कंडीशन मेंशन होती है 304A की, क्योंकि 304 तो हमने पढ़ लिया, कल्पेबल होमिसाइड की पनिशमेंट की बात करता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें आती हैं। कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कुछ कंडीशंस की, तो वो कौन कौन सी कंडीशन है उनको देखेंगे। देखिएगा, सबसे पहले आता है, पहले तो डेथ होनी चाहिए पर्सन की, बिल्कुल होनी चाहिए 304A में। एक्यूज मस्ट हैव कॉज सच एन एज डेथ, और उस एक्यूज ने उसको डेथ को कमिट किया हो। दैट सच एक्ट ऑफ एक्यूज वाज रैश एंड नेग्लिजेंट एंड दैट इट डिड नॉट अमाउंट टू कल्पेबल होमिसाइड। ठीक है, 304 देखो, 304 में मैंने बताया किस चीज़ की है सज़ा, वो ज़्यादा बड़ी सज़ा है 304 में, किस चीज़ की, आपका कल्पेबल होमिसाइड के लिए पनिशमेंट दिया गया है। तो वहाँ पर यही बोला था कि वो मोटर व्हीकल्स यूज़ किया गया था, तो उसमें आपका ऐड किया गया था कौन सा, 304A। 304A क्यों किया गया, क्योंकि वो रैश एंड नेग्लिजेंटली ड्राइव कर रहा था वहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से वहाँ पर क्या हुआ है, ये यहाँ पर इसके लिए बोला गया था। जो 3 कंडीशन वहाँ पर अगर आ रही थी, तो उसके साथ ऐड हो सकता है कौन सा सेक्शन हमारा, 304 का A। ठीक है, 304 को ऐड किया जा सकता है। तो ये सारी सिचुएशंस थी वहाँ पर, तो उसके साथ में 304 के साथ में ऐड कर दिया गया था कौन सा सेक्शन हमारा, चार्ज में अल्टरनेट कर दिया गया था, तो वो था आपका 304A। बातें क्लियर? आगे देखेंगे, यहाँ तक देखिएगा। नेक्स्ट आपका एक बात आती है किस चीज़ को लेकर के, सपोज करो फाइनेंशियल एक तरीके से हेल्प नहीं दी जा रही है वाइफ को, बच्चों को, तो क्या वो क्रुएल्टी की उसमें आएगा या नहीं आएगा, ये क्वेश्चन उठता है आपका। तो क्या रिफ्यूजिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट इज क्रुएल्टी? अगर कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं दे रहा है, सहायता नहीं दे रहा है, तो क्या वो क्रुएल्टी की डेफिनेशन में आएगा? यहाँ पर ये क्वेश्चन उठता है। ठीक है, रिफ्यूजिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस इज क्रुएल्टी, इसके बारे में देखेंगे कि कौन सा केस किया गया है। ये भी आप उसी के साथ में अपना बेरक्ट में लिख सकते हैं। देखिएगा, मद्रास हाईकोर्ट का ये मैटर है। ठीक है, मद्रास हाईकोर्ट के बारे में बात करेंगे आपका। मद्रास हाईकोर्ट, एक सेकेंड, मद्रास हाईकोर्ट के बारे में बात करेंगे। मद्रास हाईकोर्ट हैज हेल्ड दैट द हस्बैंड हु इज नॉट इंटरेस्टेड इन लिविंग with wife and children by not giving them any financial assistance and not including their names in the service registered in the railway would amount to cruelty। यहाँ पे बोला गया कि अगर कोई रिफ्यूज करता है एक तरीके से, तो वो किसकी कैटेगरी में आएगा, वो आपका वो क्रुएल्टी की कैटेगरी में यहाँ पर आएगा। ये वाली बात कर दी जाती है। ठीक है, कि एक बात पूछी जाती है कि अगर कोई असिस्टेंट प्रोवाइड नहीं करा रहा है, ठीक है, वाइफ और बच्चों को, तो क्या वो क्रुएल्टी की उसमें आएगा? तो यहाँ पर यही क्वेश्चन हेल्ड हुआ था कि यस वो कैटेगरी में, यस वो क्रुएल्टी की कैटेगरी में यहाँ पर आएगा। ठीक है, आगे देखेंगे इसमें यहाँ पर मद्रास हाईकोर्ट की बात आई है यहाँ पर
बात आती है लीगल प्रोविजंस को लेकर के, तो वो मद्रास हाई कोर्ट ने बोल दिया है आपका एक केस में कि हाँ, हस्बैंड अगर एक तरीके से इंटरेस्टेड नहीं है लिविंग विद द वाइफ एंड चिल्ड्रन बाय नॉट गिविंग देम एनी फाइनेंशियल असिस्टेंट एंड नॉट इंक्लूडिंग देयर नेम्स इन द सर्विस रजिस्टर्ड इन द रेलवे वुड अमाउंट टू क्रुएल्टी, वो किस उसमें आ जाएगा, वो क्रुएल्टी की डेफिनेशन में आ जाएगा। बातें क्लियर यहाँ पर। आगे देखेंगे लीगल प्रोविजंस इससे लेकर के कौन सा है, तो 13(1)(a), 13(1)(1) का भी सब क्लोज ए आ जाता है हिंदू मैरिज एक्ट का, जो डील करता है किससे लेकर के, क्योंकि क्रुएल्टी हमारा यहाँ पर क्या है, क्रुएल्टी हमारा एक तरीके से ग्राउंड बन जाता है, क्या बन जाता है, ग्राउंड बन जाता है किस चीज़ का, डाइवोर्स लेने का। ठीक है, एक एक पॉइंट को आप इसी तरीके से पढ़ें कि जिससे आपका उसमें मेन पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर होते चले जाएं उस चीज़ को लेकर के। डील्स विद क्रुएल्टी एज अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स, किस चीज़ के लिए है क्रुएल्टी का, वो आपका डाइवोर्स का ग्राउंड बन जाता है। अभी ये आपका अमेंडमेंट आया था 1976 का, क्रुएल्टी वॉज मेड ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। ठीक है, कब से ऐड हुआ था ये प्रोविजन, क्रुएल्टी को अब ऐड किया गया था, तो वो 1976 1976 में ये अमेंडमेंट होके आया था। नेक्स्ट बात करेंगे सेक्शन 197 ऑफ सीआरपीसी। ठीक है, अभी इस बारे में क्या बात की गई है यहाँ पर देखेंगे। 197 में क्या प्रोविजन है, अभी बात करेंगे एक एक करके देखिएगा। 197 है सीआरपीसी का, जिसमें बात की गई थी कि द हाई कोर्ट इन द मैटर ऑफ सदकसारी वर्सेस कर्नाटक स्टेट का ये मैटर है, इनमें हेल्ड हुआ कि जो 197 है सीआरपीसी का इज restricted to only these acts or omissions which are done by public servant in the discharge of the official duties। ये क्या बात करता है 197 के अकॉर्डिंग, हम यहाँ पर देखेंगे 197 में बोल दिया गया है सदक के केस में कि यहाँ पर 197 जो है रेस्ट्रिक्टेड है टू ओनली, उन काम को करने के लिए सिर्फ दीज एक्ट्स, वो एक्ट्स, दो एक्ट्स और ओमिशंस, चाहे वो एक्ट्स हो चाहे ओमिशंस हो, कैसे एक्ट्स और ओमिशंस, विच आर डन बाय पब्लिक सर्वेंट, जो किए जा रहे हैं किसके द्वारा, पब्लिक सर्वेंट के द्वारा किए जा रहे हैं। कब, पब्लिक सर्वेंट भी कब कर रहा है, जब वो डिस्चार्ज कर रहा है अपनी ऑफिशियल ड्यूटी। ठीक है, डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज़, तो उनको क्या किया जाएगा, प्रोहिबिट किया गया, रेस्ट्रिक्टेड किया गया है कि वो रेस्ट्रिक्टेड किया गया है कि नहीं, यहाँ पर 197 अप्लाई होगा, लेकिन सिर्फ उन्हीं पर जिन पर आपका जो काम आपके या तो पब्लिक सर्वेंट कर रहा है, और पब्लिक सर्वेंट भी कब क्या कर रहा है, जब वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को परफॉर्म कर रहा है तब होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अब आपको पता भी तो होना चाहिए कि ना 197 क्या कहता है। तो 197 ऑफ सीआरपीसी जो है वो डील करता है किस चीज़ को लेकर के, ये डील करता है आपका प्रोजिक्यूशन ऑफ जजेस। अभी बात की गई ना यहाँ पर किस चीज़ का, प्रोजिक्यूशन जजेस का और पब्लिक सर्वेंट का, और यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड कब किया गया है, जब पब्लिक सर्वेंट अपनी ऑफिशियल ड्यूटी में उस काम को कर रहा होता है। ठीक है, बातें क्लियर है आपकी, ऑफिशियल ड्यूटी में 197 जो है आपका डील करता है प्रोजिक्यूशन ऑफ जजेस एंड पब्लिक सर्वेंट्स, वेयर इज द सेम प्रोविजन हमारा कहाँ पर दिया गया है आपका बीएनएसएस में, यानी कि सीआरपीसी में। अब 2023 की वो दिया गया है सेक्शन 218 में ये प्रोविज़न आपका दिया गया है कि हाँ, मना किया गया है कि आप उसको मतलब रेस्ट्रिक्ट किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति पब्लिक फंक्शंस को डिस्चार्ज कर रहा है इन ऑफिशियल कैपेसिटी, तो तब उसको वहाँ पर रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 197 उन्हीं को रेस्ट्रिक्ट करती है सिर्फ। ठीक है, ऐसे नहीं कि सभी चीज़ों को, बट लेकिन जो अगर पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म करते किया जा रहा है ऑफिशियल रूल्स में, तो तब वो कर सकता है। बात है क्लियर। आगे देखेंगे विड्रॉल ऑफ सूट बाय प्लेंटिफ। क्या प्लेंटिफ सूट विड्रॉल कर सकता है, सीपीसी का ये मैटर है यहाँ पर। ठीक है, तो सीपीसी के मैटर के बारे में बात करेंगे कि विड्रॉल का मतलब क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि जब प्लेंटिव अपने मैटर को नहीं चलाना चाहता और कहता है कि मैं अब इसको वापस लेता हूँ, तो विड्रॉल का क्या मेन पर्पज़ है, कैसे होता है, थोड़ा उसको उससे रिलेटेड क्या रूलिंग आई है उसको देखेंगे हम। विड्रॉल ऑफ सूट बाय प्लेंटिव, तो एमपी का हाई कोर्ट का डिसीजन है, एमपी हाई कोर्ट has held that if one of several plaintiff having independent right to relief and which is severable, ये अंडरलाइन करेंगे, which is severable from the right claimed by the other plaintiff seeks to abandon the claim in the suit, then the court can grant such relief
इफ इट इज डिस्क्रिशंस। एक तरीके से यहाँ पर क्या बात की गई है देखेंगे एक एक करके। यहाँ पे बोला है आपका एमपी हाई कोर्ट ने हेल्ड किया है कि वन ऑफ द, अगर कोई सेवरल प्लेंटिव में से एक प्लेंटिव के पास इंडिपेंडेंट राइट है रिलीफ लेने का और जो सेपरेट किया जा सकता है विच इज सेवरेबल, ठीक है, जिसको सेपरेट किया जा सकता है फ्रॉम द राइट्स ऑफ क्लेम बाय द अदर्स प्लेंटिव, यानी कि प्लेंटिफ जो है अपना राइट विड्रॉल करने का क्या उसके पास अधिकार है और सब प्लेंटिफ्स के साथ में। तो बात की गई है कि यस कर सकता है जब उसका अधिकार सेवरेबल हो, यानी कि उसको अलग किया जा सकता हो, ठीक है। सेवरेबल कहाँ से? और अदर प्लेंटिफ्स के राइट से, सिक्स टू अमेंडमेंट टू क्लेम इन द सूट देन द कोर्ट कैन ग्रांट सच रिलीफ। और तब अगर ऐसा होता है कि बहुत सारे प्लेंटिफ है, उनमें से एक प्लेंटिफ अब क्या कर रहा है, अपना राइट विड्रॉ करना चाहता है, तो क्या वो कर सकता है? यस कर सकता है। कब कर सकता है? जब वो अदर प्लेंटिफ्स के राइट से एक तरीके से सेपरेबल हो, अलग किया जा सकता हो, वो इंडिपेंडेंट हो, तब वो विड्रॉल कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर, और ये कोर्ट की डिस्क्रिशन होती है, ठीक है, रिलीफ इज इन डिस्क्रिशन। और ये ऑब्जर्वेशन कौन से केस में मेड की गई थी? तो ये आपका कपूरी बाई वर्सेस नीलेश का था, ठीक है, कपूरी बाई वर्सेस नीलेश का केस था, इसमें बात बोली गई थी। लीगल प्रोविजन के बारे में बात करेंगे यहाँ पर। ऑर्डर 22 रूल 3 ऑफ सीपीसी के बारे में बात करेंगे। क्या बात की गई है? डील्स विद द प्रोसीजर इज केस ऑफ डेथ ऑफ वन ऑफ सेवरल प्लेंटिफ और सोल प्लेंटिफ। यहाँ पर डील करता है 3, बात करता है एक तरीके से किसके बारे में बात करता है कि एक तरीके से डील करता है कि क्या वो वापस ले सकता है या नहीं ले सकता है, प्रोसीजर के बारे में बताया गया। देखेंगे इसके आगे की यहाँ पर देखिएगा। तो ऑर्डर 23 रूल 3 जो बात करता है वो बात करता है विद द प्रोसीजर के बारे में। इज अ केस ऑफ इन केस ऑफ प्रोसीजर इन केस ऑफ डेथ ऑफ वन ऑफ सेवरल प्लेंटिफ और सोल प्लेंटिफ, कि अगर डेथ हो जाती है बहुत सारे प्लेंटिव में से एक प्लेंटिव की, तो तब क्या होगा, इसी से रिलेटेड ये सारे प्रोविजन हैं। और अगर एक तरीके सोल प्लेंटिव है उसकी हो जाती है, तो तब क्या होगा, सारे प्रोविजन हम इसी से पढ़ते हैं, विड्रॉल वाला मैटर इसमें आता है। और उसका प्लेंटिव के सेवरल प्लेंटिव्स का अधिकार के बारे में बात करते हैं। ये आपका ऑर्डर 22 है आपका रूल 1। कौन सा रूल है आपका यहाँ पर? रूल 1 है, ठीक है, 23 का रूल 1, 23 का रूल 1 है, ठीक है, 23 का रूल 1 जो बात करता है किसका? ऑर्डर 23 रूल 1 बात करता है आपका विड्रॉल ऑफ सूट और अबेंडनमेंट ऑफ पार्ट ऑफ क्लेम, ठीक है, विड्रॉल करने के लिए और पार्ट ऑफ द क्लेम, इन सब के बारे में बात करते हैं। इसके लीगल प्रोविजन आप देखेंगे, देन इसी रूल्स पर, इसी ऑर्डर्स पर आप वो केस भी मेंशन कर लेंगे कि रिसेंट फिलहाल अभी इस पे लेकर के सीपीसी में इन मैटर्स को लेकर के क्या कहा गया है, ठीक है। तो मैंने अभी बता दिया कि अगर मतलब बहुत सारे प्लेंटिव भी हैं, ठीक है, उनमें से अगर सेवरेबल किया जा सकता है उसके क्लेम को, तो उसको सेपरेट किया जा सकता है, जिसकी सारी बात ऑब्जर्वेशन हेल्ड हुई थी हमारा कपूरी बाई एंड नीलेश के केस में, ठीक है। तो चलिए आज की हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर का सेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको सच में ये अच्छा लग रहा है सेशन, तो हम इसको ऐसे ही जारी रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल टारगेट फॉर IQ।